हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं बनी गंगवा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार डीके कैरियर क्लासेस में। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं लेखपाल ग्रामीण प्रवेश का प्रैक्टिस। तो लेखपाल ग्रामीण प्रवेश की आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। सभी लोग काफ़ी ध्यान से इनको देखें और पढ़िएगा। तो आज के सेशन का पहला सवाल है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 है आपके सामने मक्का उत्पादन से, ऑप्शन बी है आपके सामने तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन सी है गेहूं उत्पादन से और ऑप्शन डी है धान उत्पादन से। तो बताइएगा पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो जो आपके आज के सेशन का पहला सवाल है पीली क्रांति, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जो आपकी पीली क्रांति है वो आपकी तिलहन उत्पादन से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और 1986 में इस क्रांति को सफल बनाने के लिए एक तिलहन प्रौद्योगिकी नामक मिशन भी चलाया गया था। ठीक है, तो आपका पहले का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पपीते में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? बीज पत्र, बीज चोल, पर्दल पुंज या फिर मध्य एवं अंतःफल वित्ती। तो बताइए पपीते में कौन सा भाग खाया जाता है, बताइएगा। तो पपीते में जो खाया जाता है भाग, पपीते का मध्य और अंतःफल वित्ती को खाया जाता है। ठीक है, बाकी पपीते में जो छिलका होता है और उसके जो बीज होते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो मध्य एवं अंतःफल वित्ती को खाया जाता है, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। ओके सर जी, तो बेटा समझ में आ रहा सबको। अगला सवाल कि शुष्क खेती कहाँ की जाती है? शुष्क खेती वहाँ की जाती है जहाँ वर्षा होती है। जहाँ वर्षा कितनी होती है जहाँ पे शुष्क खेती की जाती है, बताइएगा। 200 सेंटीमीटर, ये तो बहुत हो गई, तो शुष्क खेती क्यों कहलाएगी। आपकी 50 से 100 सेंटीमीटर, ये भी नॉर्मल है। 500 सेंटीमीटर, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गई। या 500 सेंटीमीटर से कम, सॉरी 50 सेंटीमीटर से कम। तो शुष्क खेती कहाँ की जाती है? शुष्क खेती वहाँ की जाती है जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, जैसे जहाँ पे कृषि योग्य भूमि के लगभग 1/3 भाग पे शुष्क खेती की जाती है हमारे भारत में। जो हमारा भारत है, इसके पूरे भारत के अगर 1/3 भाग की बात करें तो वहाँ पे शुष्क खेती की जाती है। और शुष्क खेती वहाँ की जाती है जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यानी आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल अगला सवाल है आपका, फार्म पर फसल उगाने के साथ पशुपालन क्या कहलाता है? यहाँ पे आप एक वर्ड और जोड़ लेना, फार्म। फार्म पर फसल उगाने के साथ पशुपालन क्या कहलाता है? अगर हम फार्म पर फसल उगा रहे हैं और इसके साथ में पशुपालन कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? मिक्स क्रॉपिंग, सिंगल क्रॉपिंग या मिक्स फार्मिंग या पशुपालन? तो बताइए। फार्म पर फसल उगाने के साथ अगर हम पशुपालन भी कर रहे हैं तो इसको कहते हैं मिक्स फार्मिंग। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जब एक बार में एक से अधिक फसल हर जगह पर उगाई जाती है, ठीक है, सॉरी एक बार में एक से अधिक फसल अगर एक जगह पर उगाई जाती है तो इसको मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। ये क्रॉपिंग वाला हो गया। और फसल के साथ साथ पशुपालन भी करा जाता है। एक ही जगह फार्म वगैरह आपने देखे होंगे गाँव में जो होते हैं बड़े बड़े फार्म, तो वहाँ पे लोग रहते हैं, वहीं पे पशुपालन भी करते हैं, वहीं पे खेती भी करते हैं, तो उसको कहते हैं मिक्स फार्मिंग। तो सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल, व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? क्या हुआ, आज के क्वेश्चन छूटे बहुत हैं। कोई बात नहीं, पीडीएफ में मैं आपके लिए संभाल के दे दूंगा। महालवाड़ी व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। बताइएगा महालवाड़ी व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? तो जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसको लागू किया गया था। और जो व्यवस्था थी ये सबसे पहले ये लॉर्ड हस्टिंग के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसके सिद्धांतों में परिवर्तन करके इसका विस्तार किया गया था, इसलिए ही ज़्यादातर ये इन्हीं की मानी जाती है। विस्तार उन्होंने किया इसके बारे में। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। अगला सवाल, पंचायतों की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष प्रथम अधिवेशन से, 3 वर्ष प्रथम अधिवेशन से, 6 वर्ष प्रथम अधिवेशन से या 10 वर्ष प्रथम अधिवेशन से? बताइएगा। जो पंचायतों की अवधि होती है प्रथम अधिवेशन जब हुआ था तभी से 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष की होती है प्रथम अधिवेशन से ही, मतलब जब आपकी पहली मीटिंग होगी पंचायत की, उसके बाद से आपकी 5 वर्ष तक की आपकी होगी पंचायतों की अवधि। ठीक है,
अगर पंचायत बीच में भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव कराना होता है। ठीक है। अगला सवाल, संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। बताइए कौन से संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश में एसटी जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान खत्म कर दिया गया है। बताइएगा 79वें, 81वें, 83वें या 85वें संविधान संशोधन, बताइएगा। तो बेटा एक संशोधन आया था सन 2000 में, 83वां संविधान संशोधन आया था आपका 2000 में। इसमें ही बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में जो आरक्षण संबंधी प्रावधान थे उनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार आपको आ चुका है ये प्रैक्टिस में। महाराष्ट्र में, इज्जतनगर बरेली में, करनाल हरियाणा में या राजस्थान में? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है ये बेटा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय मिट्टी और जल संरक्षण अगर अनुसंधान की बात करें तो वो आपका देहरादून में आता है। इज्जतनगर बरेली में आपका पशु संस्थान है, IVRI इसको बोलते हैं, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर बरेली में है। ठीक है। अगला सवाल, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब बनाई गई? 1764 ईस्वी में या 1792 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में? आपको बताना रैयतवाड़ी व्यवस्था कब आई, बताइएगा। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये 1792 ईस्वी में आई। ठीक है। और कौन लाया था? एक व्यक्ति थे उस समय, कैप्टन रीड, आपने नाम सुना होगा, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इनका पूरा नाम था, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। ये लाए थे रैयतवाड़ी व्यवस्था को। ठीक है। इनके द्वारा बनाया गया था और थॉमस मुनरो ने इसको लागू किया था। ठीक है। किसने? थॉमस मुनरो ने इसको लागू किया था। बनाई किसने थी? अलेक्जेंडर रीड ने, और थॉमस मुनरो ने इसको लागू किया था। ठीक है। इस व्यवस्था में अंग्रेजी सरकार का रैयतदार किसान के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से रहता था। ये थी इसकी व्यवस्था। अगला सवाल है, गेहूं की रोटी में से किसके कारण फूलती है? जो गेहूं की रोटी होती है वो किसके कारण फूलती है? प्रोटीन, विटामिन, ईस्ट या ग्लूटीन, बताइएगा। तो बेटा गेहूं की रोटी पहली बात तो 2 कारणों से फूलती है। एक तो आटे में जब पानी भर जाता है, पानी से गूंथा जाता है आटा, एक तो उस कारण से फूलती है पहली बात तो। ठीक है, मेन कारण तो वही है। इसके अलावा ईस्ट के कारण फूलती है। ईस्ट ईस्ट जो होते हैं वो आटा को फर्मेंट करके बहुत जल्दी तैयार कर देते हैं और उनके कारण फिर गेहूं की रोटी फूलती है। तो गेहूं की रोटी जो होती है पानी और ईस्ट के कारण फूलती है, तो सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जो मनरेगा का परिचालन होता है तो जिला स्तर पर कौन करता है? जिला पंचायत, मुख्य विकास अधिकारी, जिला ग्राम विकास अधिकरण या परियोजना निदेशक मनरेगा? तो बताइएगा। तो जिला स्तर पे जो मनरेगा का परिचालन होता है वो कौन करता है? जिला ग्राम विकास अधिकरण जो होता है ये करता है आपका जिला स्तर पे। ठीक है। मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों को 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी जाती है, आपको पता होगा। नरेगा नाम था पहले इसका, 2009 में इसका नाम मनरेगा हो गया। अगला सवाल, मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब दिया गया? जून 2015, अगस्त 2017, जुलाई 2018, दिसंबर 2019? तो बताइए मत्स्य पालन है जो मछली पालन है इसको कृषि का दर्जा कब दिया गया? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जून 2015 में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया। ठीक है। मछली जलीय पर्यावरण पे आश्रित एक जलचर जीव होती है। ठीक है। और जलीय पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए अपनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। तो मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा जून 2015 में दिया गया। अगला सवाल है, महिला डेयरी योजना किस विभाग द्वारा लागू की गई? समाज कल्याण विभाग, युवा कल्याण विभाग, सिंचाई विभाग या दुग्ध विकास विभाग? तो महिला डेयरी योजना किसके द्वारा लागू की गई, बताइएगा। तो महिला डेयरी योजना दुग्ध विकास विभाग के द्वारा लागू की गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। पूरे प्रदेश में दूध विकास विभाग की ओर से सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाले दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए हर वर्ष गोकुल पुरस्कार भी दिया जाता है, अगर आपको पता हो, मैंने बताया भी था ये। अगला सवाल, वर्ष 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कितना वन क्षेत्र पाया गया है या पाया जाता है? 1500 वर्ग किलोमीटर, 16,582 वर्ग किलोमीटर, 18,993 वर्ग किलोमीटर या 17,874 वर्ग किलोमीटर? उत्तर प्रदेश में इतना वन पाया जाता है 16,582 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और सबसे ज़्यादा वन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो हमारे सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं।
सोनभद्र में, ठीक है, ऑप्शन। अगला सवाल, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत वृक्षारोपण पाया गया है? बताइए, उत्तर प्रदेश में कितना % वृक्षारोपण है? 8.34, 10.25, 3.04, 17.89%, बताइएगा। तो 2009 की जो वन रिपोर्ट थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में जो वृक्षारोपण है वो 3.04% है, लगभग 7342 किलोमीटर में वृक्षारोपण पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में मध्यम सघन वन 4080 है वर्ग किलोमीटर में, और कुल क्षेत्रफल का लगभग 1.69% में मध्यम सघन वन पाए जाते हैं। अगला सवाल, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में मध्यम सघन, दो वही सवाल आ गया, वन कितने पाए जाते हैं? तो अभी मैंने बताया है कि 4080 वर्ग किलोमीटर, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये कुल क्षेत्रफल का 1.69% होता है, ये भी मैंने बताया था अभी। तो आपका बी इज़ द राइट आंसर। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ठीक है। इनका जन्म 1897 में शाहजहाँपुर में हुआ था। शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, और इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भी रहे हैं। ये एक एसोसिएशन थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ये सभी लोग इसके मेंबर थे। तो उसके सदस्य ये भी रहे हैं। और इनको जो फांसी दी गई थी वो 19 दिसंबर 1927 को दी गई थी। 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दी गई थी। और कहाँ दी गई थी? तो बेटा सी ऑप्शन सही है, इनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। सॉरी। अगला सवाल, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? मैनपुरी, इटावा, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी। अभी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा सोनभद्र जिले में वन पाया जाता है। और सबसे कम की बात करें, उत्तर प्रदेश में सबसे कम पाया जाता है संत रविदास नगर। संत रविदास नगर, जिसका दूसरा नाम क्या है? भदोई। यहाँ पे सबसे कम वन पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, उत्तर पश्चिमी मानसून या दक्षिण पश्चिमी मानसून? तो बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से होती है, बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। और उत्तर प्रदेश में अगर सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो सबसे अधिक वर्षा जो होती है उत्तर प्रदेश में वो गोरखपुर में होती है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे गोरखपुर में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है उत्तर प्रदेश में? तो सबसे कम वर्षा जो होती है यूपी की वो आपकी मथुरा डिस्ट्रिक्ट में होती है। वो मथुरा राजस्थान से लगा हुआ ज़िला है और सूखाग्रस्त ज़िला है हमारे यहाँ का। तो वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है मथुरा आगरा साइड में, और सबसे अधिक वर्षा आपकी गोरखपुर में होती है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त निम्न में से कौन थे या कौन थी? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त बिशंबर दयाल, हृदयनाथ कुंजरू, या विजया लक्ष्मी पंडित, या पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त बताने हैं आपको। फर्स्ट लोकायुक्त कौन हुए हैं हमारे यूपी के? बताइएगा। तो प्रथम लोकायुक्त जो हुए हैं वो हमारे बिशंबर दयाल हुए हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इनके कार्यकाल की अगर बात करूं तो 1977 से लेकर 1982 तक इनका रहा है, ठीक है। डेट भी अगर कोई पूछ ले तो लिख लो, 14 सितंबर 1977 से लेकर 13 सितंबर 1982 तक, ठीक है। इनके बाद नंबर 2 पे जो आए थे वो थे आपके न्यायमूर्ति मुर्तज़ा हुसैन अली। मुर्तज़ा हुसैन जो थे वो सेकंड नंबर के लोकायुक्त थे इनके बाद जो आए थे। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जो 2011 की जनगणना आई थी उसके अनुसार सबसे ज़्यादा महिला साक्षर कौन से जिले की हैं? कानपुर नगर की, वाराणसी की, लखनऊ की, या मऊ की? तो बताइएगा। सबसे ज़्यादा अगर साक्षर महिलाओं की बात करें पूरे उत्तर प्रदेश में तो वो कानपुर नगर की हैं। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और सबसे कम साक्षर महिलाओं की बात करें तो वो श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट की हैं। श्रावस्ती में सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। अगर परसेंटेज की बात करें श्रावस्ती की तो 37.78% मात्र हैं यहाँ पे महिलाओं का रेशियो जो पढ़ी लिखी हैं, साक्षर हैं जो। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है?
सबसे कम ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में है, बताइएगा? गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज या श्रावस्ती? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध नगर। जो नोएडा वाला पूरा एरिया है उसमें सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला ज़िला है ये, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला ज़िला है अगर, तो वो है हमारा ऑप्शन सी, प्रयागराज। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी और यहाँ पे सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला ज़िला है, ठीक है। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा? ये पूरे भारत का सवाल है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा पूरे भारत में? तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य की अगर बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो बेटा हमारा उत्तर प्रदेश ही है, बी इज द राइट आंसर। जो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या थी 4.07 करोड़, ठीक है। द्वितीय स्थान पे हमारा पश्चिम बंगाल आ जाता है, जहाँ पे 3.02 करोड़। तृतीय स्थान पर बिहार आ जाता है, जहाँ पे 1.37 करोड़ मुस्लिम जनसंख्या है या मुस्लिम आबादी है, ठीक है। अगला सवाल, प्रख्यात कवि मैथिलीशरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? जो मैथिलीशरण गुप्त थे ये काफ़ी फेमस कवि हुए हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, उन्नाव में। तो मैथिलीशरण गुप्त का जन्म जो हुआ था, पहली बात तो वो 3 अगस्त 1886 को हुआ था, ठीक है। और बेटा ये झांसी में हुआ था, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से भी संबोधित करते हैं, इनको दद्दा भी कहा जाता है। क्या? दद्दा। साहित्य जगत में इनको दद्दा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल, आशा किस कार्यक्रम की देन है? जो आशा होती हैं गांव में, ठीक है, आशा कार्यकर्त्री आपने सुना होगा, ये स्वास्थ्य विकास के हेतु बहुत सारी बीमारियों से बचाव और स्वास्थ्यवर्धक कार्यकर्त्री के रूप में कार्य करती हैं। तो इनको किस विभाग के अंतर्गत लिया गया है, किस विभाग की देन है या किस कार्यक्रम की ये देन है आशाएं? ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 या राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम? तो जो आशाएं हैं ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन बी, इसकी देन है, ठीक है। तो ग्राम समान स्वास्थ्य और पोषण दिवस आयोजित करने में भी आशा की प्रमुख भूमिका होती है और इनका प्रमुख कार्य होता है गांव में अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो उसकी पूरी देख पड़ताल करना, सारी जांचें कराना, उसकी समय पर डिलीवरी कराना, सारी डोजें देना उसको, तो सारा काम इनका है। इसके अलावा फिर पोषाहार की व्यवस्था कराना उनके लिए, बच्चों के उनके लिए, तो सारे काम आशा कार्यकर्त्री के ही होते हैं और एक ही ज़रूरी है, ठीक है। तो बेटा कैसे लगे आज के टॉप 25 क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश के, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है बेटा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।